खेती में संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल करते हुए कैसे खाद्य पदार्थों को संरक्षित और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, मौजूदा समय में ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। क्योंकि हरित क्रांति के दौरान फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अंधाधुंध रासायनिक खादों का इस्तेमाल बेरोक टोक किया गया, जिससे आज जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो गई है। और जब आज देश दूसरी हरित क्रांति की ओर बढ़ रहा है, तो खेती में इसके प्रयोग पर चर्चा हर तरफ होने लगी है। क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और घटते खेती योग्य जमीन की वजह से भविष्य के उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह चर्चा जरूरी भी हो चली है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित अमेठी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर हुए कृषि में शोध और खोज को लेकर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अमेठी विश्वविद्यालय के संस्थापक और पदाधिकारी और छात्र समेत देश भर से आए हुए कृषि वैज्ञानिक, कृषि से जुड़े उद्योगपति और किसान शामिल हुए, जिसका उद्देश्य खेती में संतुलित रसायनों से संरक्षित खाद्य पदार्थ और सुरक्षित पर्यावरण को लेकर रहा, जिसकी शुरुआत क्रिप्को के सीनियर मार्केटिंग हेड वीएस सिरोही ने किया। इस दौरान अमेठी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर डब्ल्यू सेल्वा मूर्ति, अमेठी विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर डॉक्टर बलविंदर शुक्ला, आईसीएआर के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विभाग के डीडीजी एके सिंह और अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की एक्टिव हेड नलिनी रमावत मौजूद थीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करा रहे थे जो कि 2 दिन का कार्यक्रम था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसे हम देख रहे हैं कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति या उर्वरकता कम हो रही है। कम क्यों हो रही है? क्योंकि लोग बेइंतहा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लग गए हैं। जो उर्वरक हैं वो ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हम उनका अधिकता से यूज़ करेंगे या फिर किसी एक उर्वरक का ज़्यादा यूज़ करेंगे और एक उर्वरक का कम करेंगे, या उनका जो संतुलित आधार पे अगर हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस सेमिनार का उद्देश्य यह था कि हम लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि कैसे सभी उर्वरकों का संतुलित रूप से इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और दूसरा, उर्वरकों के साथ अगर हम देसी खाद का उपयोग नहीं करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होगी। तो ये भी लोगों को एक तरह से संवेदनशील करना भी इसका एक हिस्सा था कि कैसे लोगों को बताया जाए कि देसी खाद का इस्तेमाल कैसे करें, क्या क्या नई तकनीकें हैं जो कि संतुलित उर्वरक को इस्तेमाल करने के लिए हमारे देश में आ रही हैं, कौन सी नीतियां हैं जो गवर्नमेंट ने प्रस्तुत की हैं इस बजट सत्र में, या गवर्नमेंट सोच रही है कि क्या नीतियां हैं जो किसानों तक पहुंचाई जाएं, जिनसे कि हमें ये पता लगे या किसानों को ये फ़ायदा पहुंचे कि उनकी उपजाऊ शक्ति बरकरार रहे। मुझे आशा है कि इस सेमिनार के अंदर के माध्यम से किसान भी लाभान्वित होंगे और स्टूडेंट्स भी लाभान्वित होंगे, और इंडस्ट्री को भी पता लगेगा कि किसान को क्या चाहिए, और हमारे रिसर्च को पता लगेगा कि आगे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर रिसर्च की आवश्यकता है। हम अभी अमेठी यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, क्योंकि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अभी महत्वपूर्ण हो रहा है पूरा दुनिया में, क्योंकि पेस्टिसाइड से ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होता है, और फर्टिलाइज़र से भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने में भी ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए दुनिया इसके ऊपर सोच रहे हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा देंगे, जिसमें हमने अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, उन्होंने अभी ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें हमने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, ये सब हमने ह्यूमन रिसोर्स दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर, और स्पेशल कोर्सेस हम रन कर रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, और स्पेशल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस एरिया में, क्योंकि उनको पता चलेगा कैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर सकते हैं। क्योंकि फार्मर्स को, किसान लोगों को तो नॉलेज है, मगर कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर हमने ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिससे हम उनको नॉलेज, लैब टू लैंड बोलते हैं, कोई भी लेबॉरेटरी में हमने डिस्कवरी किया है उसको फार्मर्स तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि फ़ायदा उन्हीं को होना चाहिए, उन्हीं की इस तरफ से और हमारा इंडिया के लिए और दुनिया के लिए पहुंच सकते हैं। इसलिए फार्मर्स एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ भी हम काफ़ी कर रहे हैं। कोई भी हमने डिस्कवरी किया है वो फार्मर्स तक पहुंचाना है। कॉन्फ्रेंस में खेती करने के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे
खेती में संतुलित उर्वरक का प्रयोग कर अधिक उत्पादन कैसे करें, खेती में नई नई विधियों का प्रयोग हमारे लिए कितना लाभदायक हो सकता है और शुद्ध पोषक तत्व कैसे हासिल करें, साथ ही साथ इसको और कैसे बेहतर करें। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में शामिल छात्रों और किसानों ने वैज्ञानिकों से कृषि से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा किया। अमिटी यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, किसान लोग को कैसे इनको प्रोडक्टिविटी बढ़ सकते हैं, जिसमें एक फंगस हमने हमारा लेबोरेटरी में प्रोफेसर अजीत वर्मा ग्रुप ने आइडेंटिफाई किया है, जिससे सॉइल हेल्थ, उसमें अल्कलिनिटी सैलिनिटी ज़्यादा हो, वहाँ कैसे इनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, यील्ड को बढ़ा सकते हैं। सो उनको टॉलरेंस को बढ़ा के और डिसीज़ को रेजिस्टेंस डेवलप करके इसको कैसे जवान लोग को, किसान लोग को फ़ायदा पहुंच सकते हैं, इसके ऊपर हमने रिसर्च किया है। इस फंगस, ये मैजिक फंगस है, ये जब वो सॉइल में अल्कलिनिटी सैलिनिटी बढ़ता है, इसको रेजिस्टेंस देता है। और टेम्परेचर, बाहर गर्मी हो या सर्दी हो, उसको भी रेजिस्टेंस देता है। लद्दाख में हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे वेजिटेबल्स, टमाटोज, ब्रिंजाल, ये सबको सब जीरो टेम्परेचर में, कोल्ड का टेम्परेचर में हम इसको प्रोडक्शन कर सकते थे, जिससे किसान लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। अभी इंडस्ट्री हमसे ये टेक्नोलॉजी लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये किसान लोगों को बहुत फ़ायदा ये पहुंचेगा एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाने के लिए। दूसरा है, जब वो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जिससे सॉइल हेल्थ कम हो जाता है, इसमें हमने रिसर्च किया है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और हमने रिसर्च किया है बायो पेस्टिसाइड्स, क्योंकि जिससे ट्राइकोडर्मा और दूसरे मेथड से, नेमाटोड मेथड से इसको बायो कंट्रोल, जिससे पेस्टिसाइड यूज़, केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ भी कम हो जाएगा, जिससे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होगा, फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा। और तीसरा है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, हार्टिकल्चर प्रोड्यूस हो या सीरियल्स, पल्सेस हो, इसका कैसे आगे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में भी अमिटी यूनिवर्सिटी काफ़ी मेहनत करके टेक्नोलॉजीज़, फ्रूगल टेक्नोलॉजीज़, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस लाए हैं। ये देखा गया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि पिछले जैसे 3 दशकों से बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, अलग अलग कारणों से जो खेती की उत्पादकता थी वो या तो स्टेबल हो गई है, सस्टेन, या वो कम होती जा रही है। और उसमें जो सर हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं, रासायनिक खादें हैं या देसी खादें हैं, उनके उपयोग की बहुत महत्वता है। अक्सर देखा गया है कि हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है कि खादों का उपयोग कैसे करना है। वो या तो खादों का उपयोग बिल्कुल नहीं करते, या फिर वो नाइट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस और पोटाश कम करते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, या फिर वो कुछ किसान, जिसको हम कहते हैं कि प्रगतिशील किसान, वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम खाद डालेंगे उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन जब तक इन फर्टिलाइज़र्स को उचित मात्रा में नहीं डाला जाएगा और देसी खादों का इनके साथ उपयोग नहीं होगा, तो ये भूमि की उर्वरकता शक्ति को इफेक्ट करेंगे। कॉन्फ्रेंस में चर्चा के दौरान आजादी के बाद से देश में आई हरित क्रांति के गवाह रहे दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एक्स डीन, पीजी और कृषि विभाग के प्रमुख डॉक्टर आरसी गौतम ने अपने अनुभवों को छात्रों और किसानों से साझा किया। 1966-67 में जो हमारा कृषि मंत्रालय था, डॉक्टर स्वामीनाथन पूसा इंस्टीट्यूट से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के भी जो वैज्ञानिक थे, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये तय किया कि हमको अपना सीड मल्टीप्लाई करने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए पहली बार भारत जैसे देश ने 18,000 टन, आप नोट कर सकते हैं, 18,000 टन मैक्सिको से इंपोर्ट करने का प्रोग्राम बनाया कि उतने हम ले आएंगे तो इस साल में 1966-67 में हम जो है किसानों को देंगे। और ये सच हुआ। रॉकफेलर फाउंडेशन के थ्रू हम लोगों ने
बीज मंगाया और 40 लाख हेक्टेयर में इस 18,000 टन जो बीज था उसको बोया। 1967 और 68 में हमारा कल्याण सोना और सोनालिका की जो वैरायटीज़ थी उनको भी मल्टीप्लाई कर चुके थे हम, और जितना ही 18,000 टन जो हमने खरीदा था उससे भी मल्टीप्लाई हो चुका था। और आपको जानकर बड़ा प्रसन्नता होगी कि हमारे किसानों ने अपनी जो 12 वैरायटीज़ थी उनको त्याग करके और इन वैरायटियों का बीज बोना मान लिया। और उस साल 1967-68 में हमारे देश में 20 लाख हेक्टेयर में इन गेहूं की किस्मों का बीज हमने अपने खेतों में बोया और उसकी फसल की। उनमें पंजाब, हरियाणा तब तक नहीं बना था, तब तक वो पंजाबी कहलाता था, और इसके बाद उत्तर प्रदेश, इन प्रांतों में ये 20 लाख 2 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया कवर किया गया उस बीज से। और इससे जो उत्पादन हुआ 5.7 मिलियन टन, 57 लाख टन, 20 लाख हेक्टेयर में 57 लाख टन उत्पादन हुआ। और जो 12 क्विंटल में 12 मिलियन टन, 12 मिलियन टन जो उत्पादन हमारा हर साल हो रहा था उसको जोड़ के आप देखें तो वो 12 मिलियन टन में ही 12 वो और 2 मिलियन ये 14 मिलियन टन हेक्टेयर में 17.7 इतना उत्पादन हुआ। हमारे वैज्ञानिकों को बड़ा उल्लास मिला और ये समाचार हमारे कृषि मंत्रालय में गया। उन दिनों में जो हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो पूसा संस्थान में खुद आई और मुझे वो तारीख भी याद है कि 18 अगस्त 1968 में वो आई थी और उन्होंने भारत में हरित क्रांति का डिक्लेयर किया कि हमारे देश में हरित क्रांति आ गई है। जब हम 20 लाख हेक्टेयर में 57 लाख गेहूं पैदा कर सकते हैं तो अभी तो हमारे पास बहुत सा ऐसा स्थान है जहां पे हम गेहूं की खेती कर सकते हैं। और इस समय हमारे देश में आपको मैं याद दिला दूं कि 26 मिलियन हेक्टेयर्स में 260 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती हो रही है। और उससे उस 17.5 से बढ़ते बढ़ते हम इस समय, आपको आश्चर्य होगा कि पिछले साल 2010 और 11 और 2011 और 12 में जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है गेहूं का वो था 86 मिलियन टन, 860 लाख टन। बेहतर उत्पादन के लिए आधुनिक विधि का इस्तेमाल करते हुए प्राकृतिक रूप से खेती करना सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए सबके सहयोग और तकनीक का प्रयोग बहुत ही जरूरी है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किसान को समझाना कि आप उसी भूमि से उपज कैसे बढ़ा सकते हैं। जब तक उसकी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी तब तक वो खेती की तरफ रुझान अपना कम करता चला जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले तो बात है तकनीक। तकनीक का मतलब है कि कौन सा बीज जो है उसको इस्तेमाल किया जाए, धरती को कैसे, लैंड प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है, खरपतवार को कैसे हम दूर करें, कीटनाशकों का कैसे इस्तेमाल हो, कौन कौन से कीटनाशकों का इस्तेमाल हो, बैलेंस फर्टिलाइज़र्स क्या हैं, ये पूरी सोइंग टू हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी उसके पास पहुंचाने का एक एक्सटेंशन मैकेनिज़्म या तो प्राइवेट ट्रेड है और या गवर्नमेंट मशीनरी है। हमारी गवर्नमेंट मशीनरी इतनी सक्षम नहीं है आज की तारीख में, और ना ही वो ऐसा काम कर पा रही है कि ये टेक्नोलॉजी जो है पूरी तरीके से फार्मर के पास पहुँचे। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं कि आज धान की उत्पादकता भारत में चाइना से आधे से भी कम है, 1 प्रति हेक्टेयर अगर मान के चले तो। ये क्यों है? इसके पीछे कारण है। कारण ये है कौन सा धान उगाया जाए, क्या संकर धान हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, धान का सीड रेट क्या होना चाहिए। आज ईस्ट और वेस्ट गोदावरी में अगर वो धान की उत्पादकता इतनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 25 से 30 किलो प्रति एकड़ बीज लगाते हैं, उसके बाद पूरा काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पर इरिगेशन के जल साधन के सारे चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन देश के और भी ऐसे इलाके हैं जैसे उड़ीसा में है, जन साधन की कोई समस्याएं नहीं है, उत्तर प्रदेश जहां जन साधन की कोई भी समस्याएं नहीं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इरिगेटेड स्टेट। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि ईस्ट वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि या तो इन किसानों को वहाँ भेजा जाए और ये समझें कि वो क्या है, क्योंकि किसान कोई भाषा का
वो नहीं है, उसको तो सबसे बड़ी है कि खेत देखता है तो वो समझ जाता है मुझे चाहिए क्या और किस तरीके से मैं अपनी उत्पादकता बढ़ा सकता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने सिक्किम को देश का पहला जैविक खाद्यान्न उत्पादन राज्य घोषित किया है। बावजूद इसके पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी की कमी और खेती की जमीन का समतल नहीं होना सबसे बड़ी चुनौती है। फिर भी किसान फसल चक्र के माध्यम से और ऑर्गेनिक खादों के इस्तेमाल से पर्वतीय क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में कैसे सफल है, और ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये है हम लोग उत्तराखंड स्टेट में तीनों राज्य है। अभी जो उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हम लोग फर्टिलाइजर कितना देता हूँ और कितना फसल रिमूव करते हैं और कितना गैप है, सारे दिखाई जा रहा है गैप है। मतलब हम लोग तो रिमूव ज़्यादा कर रहा हूँ, एडिशन कम है, गैप है, तो सॉइल डिग्रेडेशन है, न्यूट्रिएंट रिमूवल ज़्यादा है ना। ये जो डिग्रेडेशन का स्टेटस देखे, एनपीके कंजम्पशन एक रेशियो है, समन्वय और संतुलित अप्रोप्रिएट अमाउंट और रेशियो 120-60-30 4:2:1 बैलेंस फर्टिलाइजेशन। अब ये तीनों स्टेट में कैसे है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, थोड़ी बहुत तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में क्लोजर टू बैलेंस फर्टिलाइजेशन का है, बट उत्तराखंड में देखो 3:1 बहुत ही इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस फर्टिलाइजेशन मच मोर हार्मफुल, खूब खतरनाक है, उससे तो कुछ ना ऐड करना अच्छा है। और एक चीज़ है पर्वतीय क्षेत्र में कंट्रोवर्सीज है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट पॉलिसी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पॉलिसी 2000 में सारे ऑर्गेनिक टास्क फोर्स ऑफ इंडिया पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे बारानी खेती होता है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय से नॉर्थ ईस्ट हिमालय तक ऑर्गेनिक खेती करने के लिए रिकमेंडेशन गया है। 2000 के आसपास उत्तराखंड भी डिक्लेयर कर दिया इट विल बी द ऑर्गेनिक स्टेट्स। बट वो जो ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर करने के बाद भी एक सिक्किम राज्य है इतने दिनों के बाद, जो आज के दिन में प्रधानमंत्री का विजिट आप लोग अभी देखा होगा, हमारा सिक्किम सेंटर में, आईसा सेंटर में विजिट किया है। एक स्टेट को अभी ऑर्गेनिक राज्य डिक्लेयर किया गया भारतवर्ष में। बाकी जगह में कुछ ना कुछ लूपहोल पॉलिसीज है, क्या हम लोग इनऑर्गेनिक की तरफ से जाए, बैलेंस फर्टिलाइजेशन की तरफ से जाए, इंटीग्रेटेड करे, समन्वय करे, ना ऑर्गेनिक की तरफ से जाए, फर्टिलाइजर पॉलिसी इशूज वही टास्क फोर्स। बट उत्तराखंड स्टेट में अभी भी वो जो ऑर्गेनिक मीन्स नॉट ओनली द न्यूट्रिएंट बट इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, कोई केमिकल का यूज नहीं करना है। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक तरफ से कॉन्सेप्ट है, उसका क्या नतीजा आ रहा है, कुछ पॉकेट्स में ऑलरेडी, बिकॉज हिमालय क्षेत्र में, मिडिल हिमालय, हायर हिमालय में अभी भी कोई किसी कंपनीज का फर्टिलाइजर शॉप नहीं है, डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, देखा भी नहीं है फर्टिलाइजर। ओनली दी लोअर हिमालय रीजन, वहाँ पे कोऑपरेटिव सिस्टम में, इवन दी प्राइवेट फर्टिलाइजर शॉप में एनपीके फर्टिलाइजर अभी भी मिल रहा है। एक सिक्किम स्टेट है जहाँ पे कोई फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर घुसता भी नहीं। पॉलिसी इशूज टू इम्प्लीमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिक्किम। आज सरकार से लेकर हर स्तर पर पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक उत्पादों पर जोर दिया जा रहा है। तभी तो देश और किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केमिकल खाद वाले कारखाने बीज उत्पादन से लेकर बायो फर्टिलाइजर में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और लोगों को खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व मिल सके। आज सरकार के सहयोग से कंपनियां नीम कोटेड यूरिया तैयार कर रही हैं। इसके साथ साथ मिट्टी की जांच के बाद ही उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, उनकी खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्टिलाइज़र का बैलेंस यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। उसके लिए सीधे सीधे जितना फर्टिलाइज़र किसान खेत में डालना चाहता है, उसमें से जो मेरा कहना है कि आधा मान लीजिए 1000 रुपये का फर्टिलाइज़र खेत में डालना चाहता है, तो 500 रुपये केमिकल फर्टिलाइज़र से, 250 रुपये यानी कि 1/4 बायो फर्टिलाइज़र, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट इसके, और 1/4 लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र से। इनका अगर इस्तेमाल करेगा इस रेशो में तो कहीं भी डिटोरेशन नहीं आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 50% केमिकल फर्टिलाइज़र, 1/4 बायो फर्टिलाइजर्स एंड 1/4 ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, अगर इस रेशो में रखेंगे तो अपने आप ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी और
डिटोरेशन में आएगा, उत्पादन अपने आप बढ़ता रहेगा। और इस तरह से हम किसानों को धीरे धीरे, हम बहुत तरीके से किसानों को बता रहे हैं, प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी उसमें समावेश किया जाए। नीम कोटेड यूरिया का न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी ज़्यादा है प्लेन यूरिया से, और नीम कोटेड यूरिया, और वो भी ग्रेनुलर यूरिया, साइज़ भी बढ़ा हुआ है, ऊपर से वो नीम कोटेड भी है, तो उसकी न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं यही चीज़ अपने बात किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब सरकार ने प्लेन यूरिया, सफ़ेद वाला यूरिया बंद कर दिया है। नीम कोटेड यूरिया ही आपको इस्तेमाल करना होगा। नीम कोटेड यूरिया का ही प्रोडक्शन पूरे हिंदुस्तान में सभी कंपनियां कर रही हैं, उसकी उपयोगिता को देखते हुए। और नीम हमारे देश में पुरातन समय से उसकी उपयोगिता, खाली फर्टिलाइज़र में तो अब शुरुआत महसूस किया गया है, पहले से ही हमारे घरों में, किसानों के खेतों पे आप जाके देखें, मैंने पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी स्टेट देखे, नीम सब जगह पाया जाता है। बाकी देशों की तुलना में हमारे पास खेती योग्य जमीन अधिक होने के बावजूद उत्पादन नहीं हो रहा है। इसके पीछे प्राकृतिक आपदा और बेहतर प्रबंधन नहीं होना मुख्य वजह है। लेकिन आज सरकार के माध्यम से बाढ़ और सूखे से बचने के लिए कई उपायों पर काम किया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि दुनिया के सभी देशों की तुलना में हमारी भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न है। कभी सूखा तो कभी अधिक बारिश खेती में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। लेकिन आज हम खेती के साथ साथ तकनीक में भी बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिक ऐसी समस्याओं का हल निकाल चुके हैं जिससे आपदा का प्रभाव फसलों पर कम पड़े और किसानों का जोखिम कम हो सके और किसान उपज का अधिक फायदा ले सके। तमाम तरह की प्रजातियां विकसित की गई हैं जिसमें तमाम तरह के तत्व हैं। जैसे एक धान की हमने प्रजाति विकसित की है सोना सबवन, जो कि 15 दिन पानी में डूबी रहने पर भी फसल मरती नहीं है। ऐसे ही एक सहभागी धान हमने पैदा किया है कि 15 दिन भी यदि सिंचाई न मिले तो धान की फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह के हम तमाम प्रजातियों का विकास कर रहे हैं। बीटी कॉटन आपने सुना ही होगा, जिसमें कीड़े कम लगते हैं और किसानों को फ़ायदा हो पाता है, फसल नुकसान नहीं होती है। तो ये देखते हुए तमाम तरह की प्रजातियों का हमने विकास किया हुआ है और ये हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे 642 कृषि विज्ञान केंद्र हैं पूरे देश में, उनके माध्यम से नए जो बीज हैं जो कि तमाम तरह से रोधी अवरोधी हैं, उनको किसानों तक पहुंचाया जाए, उन बीजों को किसानों को जागरूक किया जाए और उस तरह की खेती उनको करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आज हमारे बहुत से खेत ऐसे हैं जहाँ पर कि प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। वो जो है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से या फिर वैसे जितने भी हमारे बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, चाहे वहाँ पर बाढ़ आ जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है या जंगली जानवर से जो है क्रॉप जो है नष्ट हो जाती है। इन्हीं जो क्षेत्रों के लिए हमारे पास कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि औषधीय व सघन फसलें कहते हैं जिनको, वो एक ऐसी फसलें हैं जो कि इन सभी आपदाओं से आपको बचा सकती हैं और एक एज ए इंश्योरेंस क्रॉप इसको जो है फार्मर लगा सकता है। इससे जो आपकी क्रॉप तो बचती है, उससे जो लाभ होता है वो भी अधिक होता है। और जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जो कि जिनमें कोई और फसल की उत्पादकता नहीं की जा सकती, वहाँ पर इन फसलों को हम लोग लगा सकते हैं। एक मैं सबसे कॉमन एग्जांपल देता हूँ, जबकि बाढ़ आ जाती है तो बहुत से जो है फसलें नष्ट हो जाती हैं। उन क्षेत्रों के लिए कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे कि खस, जो कि 3 से 4 महीने तक भी अगर पानी खड़ा रहता है खेतों में तो वो जो है फसल मरती नहीं है, बची रहती है और आगे जाकर 1 से 1.5 साल में 1 लाख से ऊपर का आर्थिक लाभ दे सकती है। आज देश दूसरी हरित क्रांति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पहली हरित क्रांति की अपेक्षा दूसरी हरित क्रांति में चुनौतियां बहुत अधिक है। दूसरी हरित क्रांति एक दूसरे तरीके की है, वो उससे बिल्कुल भिन्न है। उसमें केवल ये था कि हमें बीज लाने हैं और जितनी भी हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भरपूर हैं, इसलिए उनकी चिंता नहीं थी हमें। लेकिन इसमें हमको दोनों की चिंता करनी है। हमें अच्छे बीज भी बनाने हैं जिससे कि कम से कम पानी के उपयोग से अधिक उपज दें, और उसके अलावा जो भूमि की उपजाऊ शक्ति हमने जो ख़राब की है उसको पूरी तरह से उसी स्तर पर लाएं, और जो वाटर टेबल इतना नीचे गया है उसको भी ऊपर लाने के हमें उपाय सोचने हैं। और उसके अलावा जितने भी जो लाभकारक जो कीट पतंग थे उनको भी हमने नष्ट कर दिया है केमिकल्स डाल के, तो उसको भी हमें देखना है। और
इस तरीके की पैदावार लानी है कि हमारा वातावरण भी बना रहे और किसान भाइयों को भरपूर उपज, वही 50-55 किलो कुंटल पर हेक्टेयर पैदावार और 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम P2O5 और 40 किलोग्राम KTO के देने से ही उतनी मिले तो हम कहेंगे कि ये दूसरी हरित क्रांति आ गई।